हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैनेज ब्रेन्स। आई एम गौरी जादू, एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक, और इसके बाद हमारी बुक हो जाएगी पूरी तरीके से कंप्लीट एंड हमारा सिलेबस भी। अगर हम बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पूरा कंप्लीट हो गया था और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मेरा 80% कंप्लीट करा दिया लास्ट वीडियो में। बहुत बड़ा वीडियो था, लेकिन मैंने कोशिश कर रही कि पूरा कैपिटल एंड करंट अकाउंट को मैं एक्सप्लेन करके ही जाऊं। अब जो मेरे पास थोड़ा सा जो 20% बचा हुआ टॉपिक है ना, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे एंड हमारा फिनिश हो जाएगा ये वाला भी चैप्टर। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो पूरे चैप्टर्स आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस साल आपने पढ़े हैं, ये आपको रियल लाइफ इकोनॉमिक्स को समझने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ऑफकोर्स रियल लाइफ इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है, इससे काफ़ी अलग हटके होती है, लेकिन एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी तो समझ आएगी, फिर धीरे धीरे आप कनेक्ट कर पाओगे, राइट। वैसे भी आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है कि जीएसटी लग गया, कि टैक्स लग गया, कि क्या है। अब जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता रहता है और अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप इसमें और डिटेल में रिसर्च करके चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर सकते हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। अभी आपको क्या मिला है, एक बेसिक नॉलेज मिला है। यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ एंड उसको कोशिश करना है कि कैसे मैं उसको रियल लाइफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई करूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आपको हम लोग ये देखने वाले हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जहाँ पे हमने करंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में पूरा पढ़ लिया है, अब उसमें हम ये देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस, सरप्लस या डेफिसिट क्या होता है। वैसे छोटी मोटी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पे हमने ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जा पाए। आज इस पर्टिकुलर सेशन में उसको भी डिटेल में हमें पढ़ना है। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, डेफिनेटली कमेंट भी करके बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। फाइन, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, कुछ सिनेरियोज को समझते हैं। सबसे पहले ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहां पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, व्हाट डू वी रिकॉर्ड, वी रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। क्या रिकॉर्ड करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला आता है मेरे पास विजिबल आइटम्स, एक आता है फिर मेरे पास इनविजिबल आइटम्स, फिर आता है मेरे पास यूनिलैटरल ट्रांसफर, और फिर आता है मेरे पास कैपिटल। ये चारों चीज़ें मिला के मेरे पास क्या बन जाता है, ये चारों चीज़ें बना के मेरा क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर दैट इज योर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का, ओके। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहले जब मैं सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाता है। Whenever I just record the visible items, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाता है। ट्रेड का भी डेफिसिट, सरप्लस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने आपको उसके बाद एक चीज़ समझाई थी कि जब भी हमारे देश में कोई भी चीज़ इन हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव साइड में आता है, यानी क्रेडिट साइड में आ जाता है। वहीं पे अगर कुछ भी आउटफ्लो होता है तो वो नेगेटिव साइड पे आ जाता है, यानी हमारा डेबिट। ठीक है, फिर मैंने आपको ये समझाया था कि जो मेरा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके भाई दो अकाउंट हमारे चलते हैं। एक है हमारे पास करंट अकाउंट और एक है मेरे पास कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट अपने पास रहते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को विद द इंडियन रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ समझ आई। फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में चार चीज़ें हमने देखी थी, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स के बारे में हमने देखा था।
देन मैंने आपको बताया था कि जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड में से विजिबल आइटम्स आते हैं ना, फिजिकल गुड्स आते हैं, टैंजिबल गुड्स आते हैं, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स की बात होती है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है। क्लियर? जब भी कोई भी चीज़ इनफ्लो हो रही है तो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगी, कोई भी चीज़ आउटफ्लो हो रही है मतलब किसका, हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, दैट विल ऑलवेज बी ऑन द डेबिट साइड। क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, दो अकाउंट हमारे पास आते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर अब मैं बात करती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, एक है मेरे पास करंट अकाउंट, वेट, हाँ ठीक है, एक जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे दैट इज योर करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास करंट अकाउंट और एक है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो दो अकाउंट अपने पास कौन से हैं, एक है अपने पास करंट अकाउंट और एक है अपने पास कैपिटल अकाउंट। जो अपने पास करंट अकाउंट होता है स्टूडेंट्स, उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें अपने पास आ रही हैं। करंट अकाउंट में आप सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपन थोड़ा ना इसको लाइन में बना देते हैं तो ताकि अपना कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी के इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट पे असर करता है। वहीं पे कैपिटल अकाउंट किस पे फोकस करता है, असेट एंड लायबिलिटीज पे। जब भी हम करंट अकाउंट की बात करते हैं इसमें तीन चीजें हमारे पास आ जाती हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड साथ ही में हमारे पास एक और चीज आती है दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। क्लियर? वहीं पर अगर हम बात करते हैं असेट एंड लायबिलिटीज में, यहाँ पे आते हैं हमारे पास कैपिटल ट्रांसफर्स। क्लियर? मैंने आपको समझा दिया, जो भी चीज़ हमारे पास रिसिप्ट्स होती हैं, जो भी इंडिया में आ रहा है, इनफ्लो लेकर आ रहा है, दैट इज योर क्रेडिट साइड, बाकी आपका डेबिट साइड है। क्लियर? तो ये करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का थोड़ा सा ध्यान आएगा, क्या क्या पढ़ा था। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से समरी स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करता है ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं विद द रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। सो ये क्या है, इट इज अ समरी statement that lists all the transactions that took place with a specific period between the resident and the outside world. The balance of payment indicates the extent to which a country saves enough money to cover its imports. यानी बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें ये बता रहा है कि हमें नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट के बारे में बता रहा है, कितना पैसा फॉरेन करेंसी हमारे पास आया, कितना हमारी जेब से गया है, तो मेरे पास अब बचा कितना है। तो आप सभी को पता है कि फॉरेन करेंसी जिसको हम लोग फॉरेक्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली ये हमें बताता है कि मैं कितने इंपोर्ट्स तक अपना कर सकता हूँ। अगर आपको पता है, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में पढ़ा था कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना गिर गया था कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों तक इंपोर्ट करने के पैसे थे, उसके अलावा पैसे नहीं थे, इसलिए हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी बोलते हैं, बिकॉज हमारा इतना डेफिसिट में चला गया था कि हम अपने इंपोर्ट्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। Clear? So it is also reveals whether the country produces adequate economic output to fund its expansion. तो अगर आप imports को नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपकी जो growth है आपकी country की वो hamper हो जाएगी। So that is why balance of payment crisis ना आए, हम कोशिश करते हैं कि हमेशा या तो surplus में हो या तो at least वो balanced हो। Clear? Take a screenshot. Usually, balance of payment is in equilibrium, which means that all the debit items are equal to the credit items. Because मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों के बीच में एक तालमेल होना जरूरी है, बिकॉज हम एक डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अकाउंटेंसी में डबल एंट्री सिस्टम करते हो ना, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, तो सेम चीज अपना यहाँ पे यूज हो रहा है। सो इन इक्विलिब्रियम द टोटल ऑफ द करंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स आर इक्वल टू 0 एज दे बैलेंस ईच अदर आउट। तो दोनों का अपना 0 आ जाता है। एक इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? But sometimes there are cases when it is not balanced.
उसका मतलब क्या होता है, या तो कभी कभी आपका जो क्रेडिट आइटम्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं डेबिट से, यानी सरप्लस हो जाता है, या कई बार आपका जो डेबिट आइटम है वो ज़्यादा हो जाता है क्रेडिट से, तो डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, सो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा कि इम्बैलेंस। सो इट कैन ईदर बी इन अ फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट इन एन इकोनॉमी एंड द कैपिटल द करंट अकाउंट कैन नॉट बैलेंस ईच अदर आउट। तो उस केस में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, दैट इज योर अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होते हैं अकोमोडेटिंग, एक हमारे पास होते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। If the total of the current and the capital account is a positive number greater than 0, then it indicates कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस पे है। वहीं पर अगर लेस देन 0 है तो यानी डेफिसिट में है। ठीक है, तो अगर मेरा आपको समझना है, मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट प्लस योर करंट अकाउंट शुड बी इक्वल टू 0। इन सच केसेस अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये सरप्लस को इंडिकेट करता है, और अगर लेस देन 0 है तो ये डेफिसिट को इंडिकेट करता है। क्लियर? सेम चीज यहाँ पे भी लिखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट इज मोर देन 0, यानी बेसिकली आपका जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट, यानी जो आपका रिसिप्ट्स है इज मोर देन योर पेमेंट्स। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट इज लेस देन 0, यानी डेफिसिट की बात हो रही है कि जो आपका क्रेडिट साइड है इज स्मॉलर देन द डेबिट साइड, मतलब जो आपके रिसिप्ट्स हैं वो कम हैं एज कंपेयर टू द पेमेंट्स, तो वो डेफिसिट हो जाता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Now, balance of payments, surplus and deficit 1. So, in reality, international payments are similar to that of individuals who spend more than earn and finance the gap by borrowing money or selling assets. A country can sell asset or borrow money from overseas to cover a gap in its current account, spending more than it's bringing from sales to outside the world. Therefore, any current account shortfall must be covered by the capital account. In the previous session also, जब मैं आपको current account and capital account के बारे में बता रही थी, मैंने आपको तभी क्लियर कर दिया था कि अगर current account में कोई भी इश्यू आएगा तो सबसे पहले अगर हम किसी के पास जाएंगे तो वो मेरा कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया है कि ऐसी चीज़ है जो किसी भी कंट्री की असेट एंड लाइबिलिटी को चेंज कर देती है। जैसे कि मैंने आपको, अगर ये वाला जो पूरा चैप्टर है बजट से रिलेट करके देखो, रेवेन्यू एंड हमारे पास आता था हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स वाला केस। रेवेन्यू वाला क्या था, डेली बेसिस वाले खर्चे। अगर मेरे डेली बेसिस के खर्चे नहीं होते थे तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता था, तो उसके लिए मैं फिस्कल डेफिसिट लेकर आती थी। यानी फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, मैं बोरो करती थी ताकि मेरा रेवेन्यू डेफिसिट कवर हो पाए। तो सिमिलरली अगर करंट अकाउंट मेरा ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है तो मुझे कैपिटल अकाउंट के पास जाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे पास, एक उसका रहता है बोरोइंग्स एंड लेंडिंग, एक हमारे पास रहता है चेंज इन रिजर्व्स, एक हमारे पास रहता है इन्वेस्टमेंट का। तो ये कैपिटल अकाउंट के टूल्स के थ्रू ही मैं करंट अकाउंट के डेफिसिट को मैनेज कर सकती हूँ। तो जब भी करंट अकाउंट में दिक्कत आएगी सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ूंगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, इंटरनेशनल पेमेंट्स में भी हमने देखा है या इंडिविजुअल पेमेंट्स में भी, कि भाई अगर मेरा पैसा कम पड़ रहा है तो मैं किसी से या तो उधार ले लूंगी, आई विल बोरो इट फ्रॉम समवन, या मैं अपने असेट्स को बेच दूंगी। सिंपल सी बात है, अगर आपका घर में कोई ऐसा कोई बहुत ज़रूरी काम है, आपने किसी से उधार मांगा, आपको उधार नहीं मिला, तो आपके पास जो सोने की चेन पड़ी थी आपने सोचा कि इसको गिरवी रख देते हैं या हम इसको बेच देते हैं, आपके असेट्स कम हुए, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी समझनी है कि जब भी करंट अकाउंट में दिक्कत आएगी तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले रेस्क्यू के लिए आएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट।
बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, इट इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस में रहता है। सरप्लस का मतलब क्या है? ग्रेटर देन जीरो। सो द कंट्री कैन क्रिएट मोर कैपिटल टू पे फॉर इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली हेल्प इन द शॉर्ट टर्म ग्रोथ ऑफ द कंट्री। पेमेंट मेड बाय द कंट्री इज क्लियरली लेस देन द रिसिप्ट्स रिसीव्ड बाय द कंट्री, है ना। एंड दिस मीन्स दैट अ कंट्री foreign currency inflows exceeded outflows with a specific period. So in simple words we can say that credit side is greater than your debit side. तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, मैंने आपको ऑलरेडी लिख के भी बताया था अभी, जब पूरा मैंने आपको चार्ट बताया था, सेम चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. So it's a favorable situation when the credit side is more than the debit side. Take a screenshot of it. Done. So balance in the surplus account क्या इंडिकेट करता है? करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, टोटल रिसिप्ट्स आर टोटल देन योर पेमेंट्स. बेसिकली दो ही चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एक है हमारे पास रिसिप्ट्स और एक है मेरे पास पेमेंट्स. इन दोनों को ही तो हम कंपेयर कर रहे हैं. अगर आपके रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं एज योर पेमेंट्स से कंपेयर हम करते हैं, यानी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा है किससे? डेबिट साइड से. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो सरप्लस में है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. Example भी given है. If the exports of 500 lakh and import of 250 lakhs, so there is a trade surplus. ये किसके अंदर आ जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाएगा वैसे, है ना. बैलेंस ऑफ ट्रेड का आ जाता है बिकॉज यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात हो रही है. एक्सपोर्ट मैंने किया है 500, ठीक है, एंड इम्पोर्ट कितना किया है मैंने? 250. तो मेरे पास नेट कितना बचा है? मेरे पास 250. लेकिन ये पॉजिटिव होगा बिकॉज आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं. आप ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करोगे, आपकी कंट्री के पास उतना फॉरेक्स रिटर्न आएगा. सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई सामान बेच रही हूँ किसी बाहर देश को, तो उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा. वो पेमेंट करेंगे तो कहाँ आएगा पैसा? इंडिया में आएगा. एंड जब भी इनफ्लो होता है, वेन एवर देर इज इनफ्लो, इट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड. सो दैट इज़ वाई हमारे लिए अच्छी सिचुएशन हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा जो क्रेडिट है इज ग्रेटर देन डेबिट. कितने से ज़्यादा भाई? 250 से ज़्यादा. तो ये मेरे पास क्या हो गया? सरप्लस. समझे इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इसी का अपोजिट हो जाएगा कि भाई आपके पेमेंट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द रिसिप्ट्स या रिसीट. मतलब आप ज़्यादा पैसा बाहर दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? डेफिसिट वाली सिचुएशन हो जाएगी कि द पेमेंट मेड बाय द कंट्री सर्टनली मोर देन द रिसिप्ट्स. यानी आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो एज़ कम्पेयर टू जितना आपको रिसीव नहीं हो रहा. इसका मतलब क्या है? कंट्रीज फॉरेन करंट आउटफ्लो एक्सीड्स द इनफ्लो. आपका जो आउटफ्लो है is more than the inflow. Your debit is more than credit. हम ये भी बोल सकते हैं और imports are more than exports. बहुत अलग अलग तरीके हैं लिखने के, और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कोई भी एक तरीका उठा के पूछ लेंगे. अगर आपको ये तीनों चीज़ों को डिफाइन करना नहीं आता, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ के चले गए और डेफिनेशन के अलावा कुछ घुमा के आपसे पूछ लिया, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा. राइट. इट इज़ एन अनफेवरेबल सिचुएशन व्हेन द कंट्रीज इम्पोर्ट इज मोर देन द एक्सपोर्ट. तभी हर कंट्री इसी चीज़ के लिए लड़ती रहती है कैसे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं. राइट. सो इट मीन्स दैट अ कंट्री इज स्पेंडिंग मोर मनी देन इट अर्न्स. राइट. एंड इन दिस केस इट हैज़ हैपन, इट हैज़ टू बोरो टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट. तो वो फिजिकल बोरोइंग्स हमारे बढ़ जाते हैं. तो आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि कोई भी कंट्री इसलिए हमेशा फोकस करती है क्यों उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, बिकॉज एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो इनफ्लो बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड बढ़ेगा, क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी हो सकता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स. जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1991 में, दिक्कत यही हो गई थी कि हम जितना पैसा कमा नहीं पा रहे थे उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हो रहे थे. एंड जिसमें से मैक्सिमम हमने जो बाहर से लोन लिया था उसके इंटरेस्ट पेमेंट में हमारे पास जा रहा था, यानी प्राइमरी डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा था. तो रेवेन्यू डेफिसिट भी था,
फिजिकल डेफिसिट भी चल रहा था एंड प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा चल रहा था। तो इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था गवर्नमेंट के लिए। एंड मैंने आपको ये बताया था जब पहले दिन मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता रही थी कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस आता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प करता है। हम IMF के पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। एंड दैट इज वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को समझने के लिए आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए होंगे समझ में, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई हमें क्यों लोन लेना पड़ रहा था, हमें क्यों सिचुएशन को ऐसे डील करना पड़ रहा था, क्या ज़रूरत है। तो आपने बजट चैप्टर को पढ़ा, आपने फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन को पढ़ा, आपने ये भी देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये तीनों चैप्टर्स बिल्कुल जान है हमारे इकोनॉमिक्स के उसकी। क्लियर, तो हम सिंपल तरीके से क्या बोल सकते हैं कि हमारा डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं भाई वो ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट्स, और कोई भी कंट्री कभी भी नहीं चाहती कि उसके इम्पोर्ट्स ज़्यादा हों। इसी के तहत हम ये बोल सकते हैं दैट आर कंट्री इज मेनली फोकसिंग ऑन मेक इन इंडिया कैंपेन, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, ब्रेगा, इतनी सारी हमारे पास स्कीम्स आ रही हैं। वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द MSME सेक्टर एज वेल, बिकॉज समवे वी वॉन्ट पीपल टू ग्रो एंड वी वॉन्ट कि कैसे भी करके हमारी कंट्री ऐसी हो जो दूसरी जगह एक्सपोर्ट ज़्यादा करे एंड दूसरों पे कम निर्भर रहे। आर मेन फोकस इज सेल्फ रिलायंस। क्लियर। सो अगर हम बात करेंगे बैलेंस हमारा डेफिसिट में कब है, व्हेन करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज लेस देन योर करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स, यानी आपने भाई कमाया कुछ नहीं, खर्चा डबल और कर बैठे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है कि एक्सपोर्ट मैंने किए हैं 150 लाख का, एंड इम्पोर्ट कर लिया मैंने 250 का। तो ये जो 100 है रुपीज़ वो मेरे माइनस में क्यों है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये डेबिट साइड है, यहाँ पे आउटफ्लो ज़्यादा है, मैंने इतना यहाँ पे क्लियरली इम्पोर्ट ज़्यादा है, एंड वेन एवर इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं डेफिसिट में चल रहे हो। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। Now, in the case of balance of payment deficit, it must be noted that, अब देखो जब balance of payment deficit होता है तो क्या क्या कर सकते हैं। The official reserves can be used to amend the balance of payment deficit, but the decision regarding this lies with the Reserve Bank of India. This is because RBI act as a custodian of the foreign exchange reserve. जब हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो RBI है भाई क्या करता है, कॉर्ड करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। हमने देखा है वो बैंकर्स का बैंक है, वो बैंकर्स का लास्ट रिजॉर्ट है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है एंड कस्टोडियन है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जब वो ख्याल रख रहा है, देख रहा है, मैनेज कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको डिटरमाइन कर रहा है, तो ऑफकोर्स अगर आप फॉरेन करेंसीज में कुछ भी ऊपर नीचे करना चाह रहे हो, बिकॉज कैपिटल अकाउंट पे हमने देखा है, वहाँ पे हमने बात करी है कि किस तरीके से असेट्स एंड बोरोइंग्स पे चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में ही पढ़ा है। तो किसकी जिम्मेदारी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। दिस इज बिकॉज RBI एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई क्यों RBI के पास डिसीजन मेकिंग पावर है रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डेफिसिट को ठीक करने के लिए। बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कैसे होगा, जब आप फॉरेन करेंसीज का या तो आउटफ्लो करोगे, इनफ्लो करोगे, कुछ तो आप चीज़ें करोगे, लेकिन इसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसके पास है, इट लाइज विद द RBI। सो दैट इज वाई RBI क्योंकि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसकी परमिशन लेना जरूरी है, right? And the official reserves mean the overall balance of the balance of payment account. Overall balance is the total of the current account, capital account and the errors and omissions. Errors and omissions देखो जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, यूजुअली आपको हम सभी ने यही बताया कि पहला अपने पास हो जाता है करंट अकाउंट, फिर अपने पास आता है कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड अपने पास आ जाता है एरर्स एंड ओमिशन।
कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसका इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हुए लेकिन हुए, तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देके थोड़ा स्कोप अपन को छोड़ना रहता है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे आती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं ओवरऑल बैलेंस की, वहाँ पे हमारे पास करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशंस भी आ रहा है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को? ओके। Now, the decrease in the official reserves account signifies the balance of payment deficit. For this reason, the overall balance is negative. यानी कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा पैसा बाहर भेज दिया, आपके पास खुद कुछ पैसा बचा नहीं. The Reserve Bank of India has the authority to manage the currency and money supply, and this authority is known as your monetary authority. अगर आपको पता है दो पॉलिसीज अपनी बनती है, एक बनती है अपने पास मॉनेटरी पॉलिसी और एक अपने पास बनती है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली टैक्सेस से रिगार्डिंग अपन बात करते हैं, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हर बार बजटिंग में लेकर आती है. तो बजट से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो फिस्कल पॉलिसी में आती है. मॉनेटरी पॉलिसी में आप बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हो. ठीक है. एंड दिस फाइनल डिसीजन टू फाइनेंस द डेफिसिट अराइज इन द करेंसी बीओपी लाइज विद द आरबीआई. तो आपको समझना है कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो सरप्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है. डेफिसिट में दिक्कत है ना, कि डेफिसिट को ठीक करने की परमिशन कहाँ से मिलेगी, आरबीआई के पास से. तो आरबीआई के पास ही सब चीजों क्यों, वाई आरबीआई. ठीक है. पहला तो क्या है, वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स लिख देते हैं अपन. ठीक है. सेकेंड वो मॉनेटरी अथॉरिटी है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी वो बनाते हैं. तो ये दो रीजंस हैं हमारे पास. द ऑफिशियल रिजर्व्स कैन ओनली बी यूज टू सेटल द डेफिसिट व्हेन देयर आर पेग्ड एक्सचेंज रेट्स. पेग्ड एक्सचेंज रेट का मतलब फिक्स्ड है. फिक्स्ड का मतलब होता है जब गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है. ठीक है. इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड, क्योंकि फ्लोटिंग में तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं रहता. मैनेज में भी गवर्नमेंट प्लस मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई चलते हैं हमारे पास, डिमांड एंड सप्लाई. लेकिन आपको ये समझना है कि जो ऑफिशियल रिजर्व्स हमारे पास हैं उससे आप सेटल तभी कर सकते हो जब आपकी कंट्री फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो कर रही है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. When the balance of payment is balanced, it is said to be in equilibrium. But when the country is either in surplus or deficit, it is called as disequilibrium. Is a major concern for the government. Thus, it is necessary to understand its cause and effects on the country. कि balance of payment, देखो surplus के भी कुछ नुकसान हैं and deficit के भी, दोनों का ही impact है. तो सबसे पहले causes को समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये डिसइक्विलिब्रियम आ कैसे रहा है, कि कई बार सरप्लस हो रहा है, कई बार डेफिसिट हो रहा है. दोनों केसेस हैं. तो पहला क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है हमारे पास. इकोनॉमिक फैक्टर्स में मेरे पास आ सकता है इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई बोलते हैं, ट्रेड साइकिल्स, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कॉस्ट का स्ट्रक्चर प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट सब्सिट्यूट. वहीं पे पॉलिटिकल फैक्टर्स में मेरे पास आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सोशल फैक्टर्स में हमारे पास आएगा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कॉस्ट बॉर्डर बर्थ हमारे पास है. देन वी हैव चेंजेस इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस एंड द फैशन. तो हर पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ों को पढ़ना है. तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके. सो सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स में कि क्यों डिसइक्विलिब्रियम हमारे पास होता है. सबसे पहले वी हैव इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. So generally the country price and cost structure affect the volume of export and BOP position. Inflation means a persistent rise in the price of goods and services. So this increases the cost of living. For example, in the 90s movie ticket cost around 20, but now it costs more than 200. Thus it shows a continuous increase in that price. In the context of the balance of payment, it increases the price due to higher salaries, higher prices for raw materials, which makes export expensive and imports cheaper, eventually resulting in the balance of payment deficit. जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह की भी क्लासेस when I used to take in the higher classes, वहाँ पे ये चीज़ को हमने पढ़ा है कि एक सिस्टम हमारे पास होता है, एक थ्योरी है हमारे पास, दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज. अगर हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नॉर्मल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर मैं किसी चीज़ को बना रही हूँ तो मैंने देखा है उस चीज़ को बनाने का खर्चा मेरे पास आ रहा है 500.
लेकिन अगर उसी चीज़ को मैं किसी और से बनवा रही हूँ, बाहर से इम्पोर्ट करा रही हूँ, तो उस चीज़ को बनाने में लग रहे हैं सिर्फ 300 रुपये। तो मतलब ये जो 500 का सामान था, मुझे उसको किस में बेचना पड़ेगा, 700 में, तब जाके मेरा कुछ प्रॉफिट होगा। मैं 300 के सामान को ही 500 में बेच सकती हूँ आराम से। तो मतलब ये सिनेरियो कि कई बार ऐसा भी हो रहा है, बिकॉज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बाहर से सामान मंगाना ज़्यादा चीप पड़ रहा है एज कम्पेयर टू मेकिंग इट ऑन ओन। मतलब आपको एक्सपोर्ट करना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि इम्पोर्ट्स बिकम चीपर, कि इम्पोर्ट्स करना आपको ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। और हमने देखा कि जब भी इम्पोर्ट्स ज़्यादा हम करेंगे तो पैसा इंडिया के पास से जाएगा, एंड अगर पैसा जाएगा तो डेफिसिट होगा। तो क्या समझे कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ठीक है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स है विल बिकम कॉस्टली, import becomes cheap, hence more profit in imports। एंड अगर imports ज़्यादा हो गए then export it leads to deficit। तो ये पूरी कहानी को मैंने ऐसे समझाया है कि इन्फ्लेशन अगर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरा बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टली एंड मेरे इंपोर्ट्स चीपर पड़ जाएंगे। तो मेरे लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तो मैं इंपोर्ट्स अच्छे से करना शुरू कर दूंगी, एक्सपोर्ट कम करूंगी। और जब भी इंपोर्ट होगा, पैसा इंडिया के पास से जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर? सेम चीज़ को यहाँ पे भी लिखा गया, मैंने उसको ऐसे बना दिया, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसमें लिखो। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड साइकिल्स। सो देर आर 4 फेजेस इन अ बिजनेस ट्रेड साइकिल: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। कि भाई पहले तो हमारा बिजनेस अच्छे से चला, फिर धीरे धीरे मंदी आना शुरू हो गई, डिप्रेशन में जाने लगी इकोनॉमी, ये बैलेंस आप बना लो, एंड धीरे धीरे फिर से हम रिकवरी करते हैं। ये एक ट्रेड साइकिल होती है किसी भी बिजनेस का, कि शुरू में हम लोग अच्छे से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि आपका नहीं चल रहा है, देन आप ऐसे डिप्रेशन वाले फेज में भी जा रहे हो जहाँ पे बिल्कुल ही आपकी डिमांड नहीं है, एंड फिर धीरे धीरे आप मार्केट में फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते हो। तो ये 4 फेजेस होते हैं हमारे ट्रेड साइकिल में। पहला क्या है? बूम, सेकेंड वी हैव रिसेशन, and then we have your depression, and then we have recovery. So boom and recovery bring positive changes, because boom भी हमारा above है और recovery, तो ये क्या है? This is boom and this is recovery। ये वाला जो पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है रिसेशन को एंड डिप्रेशन को। सो दैट इज वाई ये दोनों मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये मेरे नेगेटिव हैं। क्लियर? समझ गए? सो रिसेशन एंड डिप्रेशन ब्रिंग नेगेटिव चेंजेस to the organization in terms of decrease in the level of investment, revenue and production। और जब भी नेगेटिव होगा तो ओवरऑल होगा, तो ऑफ कोर्स डेफिसिट होना लाजमी है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, in the context of the balance of payment, in the case of a recession, depression, प्रोडक्शन विद इन द बाउंड्रीज में नॉट बी एबल टू कम्प्लीट द डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट, बिकॉज आपका यहाँ डिमांड ही नहीं है, तभी तो आपका सामान नहीं बिक रहा। तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा। देन क्या होगा? ड्यू टू हायर इम्पोर्ट्स। सो ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज अ बूम और द रिकवरी पीरियड, द डिमांड फॉर गुड्स इन द फॉरेन मार्केट विल इंक्रीज। तो ये वाला जो केस आपको दिख रहा है, ये वाला जो केस आपको दिख रहा है, ये सरप्लस लेके आएगा, एंड ये वाला जो पूरा प्लेस है वो आपके लिए क्या लेके आएगा? डेफिसिट। तो जब भी हमारे पास या तो बूम हो रहा है या रिकवरी हो रही है इकोनॉमी में, वो अच्छा साइन है, वो सरप्लस लेकर आएगा। लेकिन अगर रिसेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो हमेशा हमारे लिए डेफिसिट होगा। यूएसए में भी बहुत रिसेशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा ले ऑफ वगैरह चल रहे थे, तो ऑफकोर्स उनका ही बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी इम्पैक्ट उसमें देखने को मिला है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। मतलब यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड अपॉन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए फॉर सर्टेन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स which result in the deficit of the balance of payment account of the developing countries. So in the case import falls, then the deficit may reduce।
तो हमें देखना है कि जब भी हम लोग डेफिसिट को कवर करना चाहते हैं, हमारे जैसे कि इंडिया में है डेफिसिट, इसलिए तो हम बोलते रहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी तो हर चीज़ का जिम्मा तो हमने नहीं उठाया, हमें कुछ चीज़ें बाहर से भी एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी सॉरी। तो अगर इंपोर्ट बढ़ा दोगे तो अगेन दिक्कत वही है, इंपोर्ट बढ़ाओगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आना बिल्कुल है ही। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। क्लियर? Next we have is the change in the cost structure of the business partner. Cost of production plays a very important role in deciding whether the country will export its goods and services or not. The company can reduce its cost with the help of the latest technology available in market. Due to the latest technology, production costs fall and the price of the goods and services fall, which lead to the rise in exports, which result in the BOP surplus. देखो सिंपल सी ये चीज़ हमें समझना है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 4 पीस हमारे पास होते हैं। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड योर देन प्रमोशन इज देयर। तो प्राइस के डिटर्मिनेशन में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ को बनाने का क्या कॉस्ट है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। तो सबसे पहले चीज़ हम क्या देखेंगे? कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट। तो अगर कोई चीज़ मुझे बनाने में ही महंगी पड़ रही है तो ऐसे में मैं उसको कैसे एक्सपोर्ट कर पाऊंगी, मेरा मार्जिन कैसे निकलेगा? प्रॉफिट मार्जिन भी तो होना चाहिए, मुझे कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को देख रहे हो कि आपको चीज़ों को बनाने का ही खर्चा इतना बैठ रहा है तो हमेशा आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो नहीं पाएंगे, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, विच रिजल्ट्स इन डेफिसिट। वहीं पे अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, आप बेटर गुड्स बना पा रहे हो, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर पाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा? बीओपी सरप्लस। ठीक है, अगर डोमेस्टिक कॉस्ट ही आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज राइज विच लीड्स टू द इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस है तो क्या होगा? आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो ये सरप्लस वाली सिचुएशन आ जाएगी। वहीं पे अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आपके लिए इंपोर्ट्स बेटर हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा? डेफिसिट वाली सिचुएशन आ जाएगी। COP is basically cost of production. ठीक है, take a screenshot now. Next we have is the availability of import substitute. Import substitution refers to the blocking of import goods in the country so that there is a boost of domestically produced goods. Import substitution हमने सबसे पहले लागू किया था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने बोला था कि कंट्री हमारी इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करेगी। मतलब इंपोर्ट सब्सिट्यूशन का मतलब रहता है कि बाहर से सामान मत मंगाओ, घर पे खुद बनाओ। मतलब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आप अपने आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, आपका मन कर रहा है कुछ अच्छा सा खाना है, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप बाहर से मंगाओ या बोलोगे नहीं यार बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता है, सच में घर पे ही कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तो आपने डिसाइड किया दैट यू विल मेक नूडल्स फॉर योरसेल्फ। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी कि मुझे दिखा कि यार बाहर से सामान मंगाना मेरे लिए बेटर नहीं, सच्चा मैं घर पे ही कुछ चीज़ बना लूँ। सिमिलरली जब हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ये कहता है कि आपको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आप पहले कोशिश करो कि आप उसको खुद से बनाओ, ताकि आपको किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े और आपको अपनी कंट्री के लिए इंपोर्ट ना करना पड़े। तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो, खुद ही चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करो, ये आइडिया ये कहता है। क्लियर? सो द कंट्री कैन डेवलप अ सब्स्टिट्यूट। अगर भैया मुझे कहीं बाहर से यूएसए से सामान मंगाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने इंडिया में कोई ऐसा चीज़ ढूंढ ली जिससे मुझे अब यूएसए की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा? आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, और जब भी इंपोर्ट्स कम होंगे तो डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा एंड हम लोग सरप्लस की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो वेन एवर देर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स, इट विल ऑलवेज लीड टू द इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया तो हम फायदे में हैं। ठीक है, तो इससे बैलेंस ऑफ सरप्लस हमारे पास आ जाएगा। वहीं पे अगर मुझे इंपोर्ट को मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाई, मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ, तो क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, बिकॉज मैं इंपोर्ट ज़्यादा करूँगी तो मेरा डेफिसिट हो जाएगा। तो कहानी की तरह इसको हमें समझना है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वी हैव नाउ, ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स हमारे पास सारे हो गए। इन्फ्लेशन हो गया, देन वी हैव इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड साइकिल। ये चारों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब जब मेरे पास आता है दैट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास है गवर्नमेंट की पॉलिसी।
So policy is the plan of action chosen by the government. The main purpose of the making policies is that it provides direction on how things should be done and the reason why it should be done. In case government makes policies that favors import, then there is balance of payment deficit. देखो इम्पोर्ट से आपको समझना है कि जब भी इम्पोर्ट की बात करोगे ना वो डेफिसिट लेके आएगी। अगर आपकी कंट्री जो है उसकी गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं आप बाहर से ज़्यादा सामान मंगाओ तो डेफिसिट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर वहाँ की कंट्री जो है जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करो, तो हम लोग सरप्लस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, इफ़ द गवर्नमेंट सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, तो क्या हो जाएगा डेफिसिट। वहीं पे इफ द गवर्नमेंट सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स इट लीड्स टू सरप्लस। ये 2 पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी चाहिए तो डेफिनेटली आपको सरप्लस देखने को मिल जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Next we have is political instability. So it is a situation in which there is an imbalance in the structure of the government. There is a chance of government collapse in a short time, and this instability may lead to an increase in the payment. It will reduce the capital receipts, thus will initiate a balance of payment deficit. However, if the economy is stable, the receipts are more than the payments. देखो आपको ये समझना है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कभी ये सरकार कभी भी जा सकती है, दूसरी सरकार आ रही है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करेगी, यानी अननेसेसरी खर्चा बढ़ेगा अपना, ये अपन को समझना है। आपने देखा होगा आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो वहाँ पे क्या रहता है, पूरा का पूरा देश से पॉलिटिक्स में घुसा रहता है, कोई इकोनॉमी की बात ही नहीं कर रहा। तो हमें समझने की ज़रूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आती है। अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर उनके पास है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हमारे पास इनडायरेक्टली हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी और डायरेक्टली हमारे पास फिजिकल पॉलिसीज हो, दोनों में ही गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल तो अच्छा खासा है। तो अगर गवर्नमेंट ही बार बार चेंज होती रहेगी, आप ये समझो कि आपका एक टूर्नामेंट है एंड हर दिन अगर आपका कैप्टन बदलेगा तो आप इरिटेट नहीं होगे। तो सिमिलरली इकोनॉमी में भी होता है, अगर हर दिन पॉलिसीज को चेंज करोगे, अब आपने जो चेंज कर दिया उससे सारी चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, तो उनको भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी देन अगेन आपकी कंट्री धीरे धीरे डेवलप करेगी, लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बीओपी डेफिसिट में जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। नेक्स्ट वी हैव इज सोशल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सो इट इज द ह्यूमन नेचर दैट पर्सन इज अट्रैक्टेड टू द थिंग्स दैट ही और शी डज नॉट हैव। Generally, humans observe the actions and behavior of others and try to imitate them. In economics, the demonstration effect means that the habit of an individual to consume the things consumed by others. In the case, Indians want to imitate Western culture, and there will be a rise in the imports, which will result in an adverse level of BOP for the country. But if Indians prefer domestically produced goods over foreign goods, there will be BOP surplus. Demonstration effect का मतलब यहाँ पे ये है कि जो देख के दूसरों का मन करे हमें भी चाहिए। कोई छोटे बच्चे नहीं होते, कहीं मार्केट में जा रहे हैं किसी और को खिलौना दिखा रहे हैं तो ये बोलते हैं मम्मी मुझे भी वो चाहिए। एंड सिर्फ बच्चों की बात नहीं, भी अडल्ट्स आर ऑल्सो लाइक दैट। या देखो यार यूएसए में तो ये भी मिलता है वो भी मिलता है, इंडिया में कब मिलेगा, है ना। सो वी ऑलवेज हैव अ फैक्टर कि यार उसके पास ये है तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए। वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी लाइक अदर्स, एंड सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, सोशल मैटर्स में भी, इसलिए वो सोशल फैक्टर्स के अंदर आता है। तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी चीज़ों का दबाव बढ़ता है इकोनॉमी पे। मतलब कि आप लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को भी तो ले सकते हो, लेकिन नहीं, आपको तो वो प्लास्टिक का, चाइना का बना हुआ ही चाहिए सब चीज़। भाई इंडिया में इससे पहले जितना ट्रेडिशन हमारा चलता था, आप उसको एक बार देखोगे, हमारे पास हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लेकिन वी वांट टू बी लाइक कि हमें वेस्टर्न कल्चर की तरह बनना है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद मॉडर्नाइजेशन, लेकिन आप ये भी देखो कि सस्टेनेबिलिटी कहाँ है।
आपको इकोनॉमी के टर्म से भी तो देखना पड़ेगा कि आप देखो जो चीज़ की डिमांड रहती है उसी को फिर सीधे सप्लाई किया जाएगा। अगर आप फॉरेन गुड्स की ज़्यादा डिमांड करोगे तो उसको फुलफिल करने के लिए भाई प्रोड्यूसर आपके लिए फॉरेन गुड्स ही लेकर आ पाएगा ना। तो हमें ये कोशिश करनी है कि ये इमिटेट करने के चक्कर में कि यार मुझे वैसा बनना है, मुझे ये सामान चाहिए जो दूसरों के पास है, इट्स बेटर कि जो आपकी कंट्री में चीज़ें बन रही है आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको एम्ब्रेस करो। तो इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी भी ठीक रहेगी प्लस हमारा कल्चर ही बचा रहेगा, राइट। तो जब हम लोग बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम चीज़ों को देखते हैं कोई और ये कर रहा है तो आपका भी मन करता है यार मुझे भी ये चीज़ करनी है। तो इस चीज़ को हमें कम करना चाहिए बिकॉज इससे क्या हो रहा है, फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो हमें फॉरेन से गुड्स मंगाने पड़ेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो हमेशा डेफिसिट आएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि फॉरेन गुड्स जो परचेज कर रहे हैं। क्या होगा, बिकॉज हमें फिर इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे, जब भी इंपोर्ट्स होंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आएंगे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। Cross-border bias. In the case of bias, there will be a cheaper exports and expensive imports, which will cause a BOP deficit. Change in the taste and preference in the fashion. It means special liking of one thing over the other. For example, some people may prefer Western clothes like jeans and tops, while others prefer traditional clothes. Thus, taste and preference also depends from individual to individual. And उससे ही फर्क पड़ता है भैया, किसी को फॉरेन गुड्स या फॉरेन जैसा ही सारी चीज़ें चाहिए तो ऑफकोर्स इंपोर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्रॉस बॉर्डर डिपेंड करता है कि अगर मुझे बाहर से कोई सामान लाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो इससे क्या होगा, उससे भी दिक्कत है। हम तो चाहते हैं एक्सपेंसिव पड़े इंपोर्ट, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स करना बहुत ज़्यादा चीपर पड़ रहा है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्या होगा, अगेन आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। Now, in the case of favorable changes in the demand for a domestic product take place in the foreign market, then it will increase as the export will increase. Similarly, अगर भाई बाहर विदेश में या यूएसए में अचानक से इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी कि यार वहाँ पे भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह चाहिए, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है बिकॉज हम फिर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो अगर बाहर वाले हमारे गुड्स की डिमांड करें तो वो अच्छा, लेकिन हमें बाहर की डिमांड नहीं करनी, हम ये कहना चाह रहे हैं। सो वेन एवर अदर्स विल डिमांड फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये अच्छी चीज़ है बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा वहीं पे। लेकिन एज इंडियंस अगर हम दूसरी चीज़ों को डिमांड करेंगे तो इंपोर्ट बढ़ेंगे तो हमेशा डेफिसिट बढ़ता है। यही कहानी मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ठीक है। सो देयर आर सम इफेक्ट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ऑन द कंट्री। पहला क्या है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा तो फॉरेन करेंसीज या फॉरेन पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ेगी। सेकेंड, देयर इज अ रिडक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स धीरे धीरे कम होने लगेगा एंड हमारी कंट्री का डेवलपमेंट धीरे होने लगेगा। पहली चीज़ क्या है, फॉरेन पे डिपेंडेंस बढ़ जाएगी बिकॉज हम लोग दूसरों पे निर्भर होने लगेंगे। सेकंड क्या होगा, आपका फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपकी कंट्री का डेवलपमेंट कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए लेके आने पड़े 1991 में। Thus, it arises a need to correct it. The balance of deficit can be corrected through export promotion, reducing inflation, devaluation of the currency, promoting import substitution and vice versa. तो ये सारे जो आपने concepts हैं, export promotion हो गया, reducing inflation हो गया, devaluation of the currency अलग होता है, depreciation अलग होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो गया। ये सारी चीज़ों को अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे करके बैलेंस ऑफ डेफिसिट को, पेमेंट के डेफिसिट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके लिए दो अपने पास चीज़ें, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बहुत लंबे समय तक चले आ रहा है। इसलिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को, डेफिसिट को कम करने में लगे हुए हैं, राइट। पहली चीज, so usually the transactions involved in an agreement in which there is an exchange of goods and services in return for money. The transactions in BOP involve the transfer of goods and services, borrowings for foreign currency. The transactions are generally for a specific purpose. तो जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ये हटा दो, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात है। अगर भाई मैं भी अगर किसी को यहाँ पे कोई शॉप पे पेमेंट कर रही हूँ तो मैंने उनका कोई सामान लिया इसलिए मैं पेमेंट कर रही हूँ। अपने दोस्त को भी अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो उसको ज़रूरत है तो उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो इसके लिए आप कुछ ना कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए कर रहे हो। मतलब ये वाली जो चीज़ें आप कर रहे हो ये आप नॉर्मल बेसिस पे करो, कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगा रहे। आपका पर्पस है कि ठीक है पैसा वहाँ पहुँच जाना चाहिए, मेरे दोस्त को ज़रूरत है या मैंने कोई सामान लिया तो उसके लिए मैं पेमेंट कर दूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप विदाउट एनी
ऐसा सोच के कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, भाई मेरा जो अकाउंट है उसमें से कितना पैसा गया कितना गया उसको सोचे बिना सिर्फ आप काम कर रहे हो, आपका एक मोटिव है, वो मेरे पास कहाँ आ जाता है, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स में। इसको ठीक करने के लिए क्या होता है हमारे पास, अकोमोडेटिंग। तो जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस अभी हमने देखे, उसको ठीक करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है हमारे पास अकोमोडेटिंग। इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा है। सो द ट्रांजेक्शन मेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक तो होते हैं कौन से ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक में। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में भी कुछ बाइफर्केशंस हमने 4 किए थे। उसके अलावा एक और चीज़ हमें समझनी है कि ये ट्रांजेक्शन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के बारे में। सो दीज आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर मेड टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू ब्रिज द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे हम कोई दिमाग नहीं लगा रहे कि क्या कम हो रहा है क्या ज़्यादा हो रहा है, आप तो आपका मोटिव तय है, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप उसके लिए काम कर रहे हो। In simple words, we can say that sometimes there are situations when there is a balance of payment deficit. In that case, the government has to make certain transactions to correct it. But the autonomous transactions are not made for that purpose. The purpose is basically to maximize profit. यानी हम कॉन्शियस होकर चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस चीज़ को कर रहे हैं बिकॉज हमें वो चीज़ करनी है, पर्पसफुली कर रहे हैं विद अ मोटिव। तो कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। Thus, it can be said that these transactions are independent of balance of payment. इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस पे है, बैलेंस पे है, डेफिसिट है, they don't care about it. उनका मोटिव है कि हमें पैसा यहाँ से यहाँ भेजना है, यहाँ पे वो चीज़ खरीदनी है तो वो कर रहे हैं बस, ठीक है। These transactions को हम लोग above the line बोलते हैं as they are made to earn profit. यहाँ पे कोई सोशल मोटिव नहीं है। Then these transactions can be made by the private sector and the government. दोनों ही चीज़ को कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस अकर बोथ ऑन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये भी चीज़ हम देख चुके हैं कि जो हमारे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं दे आर डन विद द मोटिव, ठीक है। ये करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों में आते हैं। इनका कुछ भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से लेना देना नहीं है कि वो बैलेंस है कि सरप्लस है डेफिसिट है, कुछ लेना देना नहीं। उनका सिर्फ काम है कि अपना काम करना है। इनको हम लोग अबव द लाइन भी बोलते हैं, अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस या आइटम्स भी बोल सकते हो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। In the case of the current account, merchandise import exports are autonomous items, and in the capital account, receipts and the payments of the long-term loan are also private individuals are autonomous items. When autonomous receipts exceed the payment, the balance of payment is considered to be surplus. यानी अगर देखो receipts जब भी ज़्यादा होते हैं पेमेंट से, रिसिप्ट जब भी ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पेमेंट से, तो वो कौन सी चीज़ होती है हमारे पास, सरप्लस की। सो व्हेनेवर जो रिसिप्ट्स हैं हमारे पास अगर वो ज़्यादा होंगे हमारे पेमेंट से, तो वो सिचुएशन क्या है, वो सरप्लस वाली सिचुएशन है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो होगा नहीं। अब बस इसके आगे आपको ऑटोनॉमस वर्ड लगाना है, ठीक है। क्या लगा दोगे, ऑटोनॉमस। जैसे कि when the autonomous receipts exceed the payments, the balance of payment is considered to be surplus. When the autonomous payment exceed the receipts, तो वो अपोजिट होके डेफिसिट बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब अपनी चलाने वाला, ऑटोनॉमी। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना सरप्लस है डेफिसिट है, उनका काम है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस करना, प्रॉफिट मोटिव के साथ करना। क्लियर? समझ गए इस चीज़ को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सेम चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स एक्सीड द पेमेंट, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास सरप्लस हो जाता है, अदरवाइज वो डेफिसिट रहता है। आगे बढ़ जाऊँ अब मैं, पक्का? ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ द मल्टीनेशनल कंपनी मेक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, FDI मतलब हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है, पहले बता दो जल्दी से। इन्वेस्टमेंट आ जाता है भाई कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। इन अ कंट्री द मेन पर्पज बिहाइंड दिस इज टू अर्न प्रॉफिट। अगर कोई बाहर का कोई भी कंट्री का इंसान हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारी भलाई के लिए नहीं कर रहा, वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, राइट। सो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट मेड टू करेक्ट द बैलेंस, ऐसा कुछ
ठीक करने के लिए नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा पहले मुझे बताओ, एफडीआई है, हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा तो अपन क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि अगर बैलेंस ऑफ इंडिया क्राइसिस में है, तो अगर बाहर की कंट्री यहाँ पे कोई चीज़ को खरीद रही है तो हमारे लिए पैसे देने के लिए नहीं कर रही, वो उनके लिए फ़ायदा है इसलिए परचेज कर रही है ना, उस चीज़ को यहाँ पे लिखा है, इसलिए ऑटोनॉमस में आ रहा है, ठीक है। कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि हमारी कंट्री कोई क्राइसिस में है, वो तो क्राइसिस में है तो दाम सस्ते पड़ रहे हैं, उनको ईजी पड़ेगा खरीदना, इसलिए उन्होंने खरीद लिया, तो आपके भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, इट इज़ जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। The main autonomous items are as follows. पहला है मेरे पास ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, वन साइडेड ट्रांजेक्शंस एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। अच्छा अब ये बताओ, ऑटोनॉमस आइटम से मैंने क्या लिखा है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या आ गया, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, एंड ये तो कैपिटल ट्रांसफर है। मतलब सेम चीज़ को लिखने के कितने तरीके हैं। ये बेसिकली आपसे किसके बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में, कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब ऑटोनॉमस हो सकते हैं एंड इनका करंट कैपिटल अकाउंट दोनों में अपना आ सकता है, डिपेंड, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी कंट्री क्या स्थिति है, वो तो अपना काम कर रहे हैं बस प्रॉफिट मोटिव के साथ। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसलिए मैंने बोला था ये चैप्टर घुमा देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट है हमारे पास अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मतलब क्या होता है, एडजस्ट कर ले, ऐसा बोलते हैं ना, एडजस्ट कर लो, अकोमोडेट कर लो यार प्लीज, मतलब गैप को भरना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, या तो सरप्लस है या तो डेफिसिट है तो एक तरीके से इम्बैलेंस ही। अगर मुझे इसको मैनेज करना है तो ऑटोनॉमस ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ, तो बचा कौन, अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हेल्प करते हैं थ्रू कैपिटल ट्रांसफर्स कि कैसे हम लोग मैनेज करें। तो मतलब जब मैं ऑटोनॉमस की बात कर रही थी उसमें करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों आ रहा था, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ अकोमोडेटिंग की, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो सकता है। सो दीज आर द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर मेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन balance of payment. In simple words, we can say that sometimes there are situations when there is a balance of payment deficit. In that the case, the government has to make certain transactions to correct balance of payment. उसको हम क्या बोलते हैं, accommodating transactions. Thus, it is undertaken to establish the balance of payment identity. ऑटोनॉमस ने बोल दिया तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, अकोमोडेटिंग हीरो बन के आए, उन्होंने बोला कि हम हेल्प करेंगे, ठीक है। सो अकोमोडेटिंग का मतलब एडजस्टिंग नेचर, जो आपकी हेल्प करेगा। ऑटोनॉमस का मतलब कि उनको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस वाली चीज़ में, आगे बढ़ सकते हैं ना हम, है ना, ओके। It can be said that these transactions are dependent on balance of payment. It means that these are based on the state of balance of payment and not made for the profit motive. Accommodating का मतलब है कि हम कोई ऐसे मोटिव से नहीं कर रहे हैं कि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मोटिव तो है। मोटिव क्या है यहाँ पे कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। These transactions are undertaken as a result of the autonomous transaction. This means that it is made to correct the disequilibrium caused by the autonomous transactions. जो autonomous transaction ने गड़बड़ करी है ना, उसको ठीक करने का काम किसका होता है, हमारे accommodating transactions का। इसलिए इसको below the line भी बोलते हैं because इनका profit motive नहीं है। Now these transactions can only be made by the country's government. अगर हम बात करते हैं autonomous की, ऑटोनॉमस में क्या बोला था भैया, करंट अकाउंट भी आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट भी आ जाएगा, अपन को कुछ लेना देना नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, अबव द लाइन अपन रहने वाले लोग हैं भाई, अब आप जान लो, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों बढ़िया कर सकते हैं काम, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ अकोमोडेटिंग की, उनने क्या बोल दिया भाई कि इससे पहले कैपिटल में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट सेक्टर का कुछ यहाँ पे काम नहीं चलने वाला, और इसको बिलो द लाइन बोलते हैं।
क्लियर? सो जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन थे उनको कुछ लेना देना नहीं था बैलेंस ऑफ पेमेंट से, अबव द लाइन थे। यहाँ पे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों में चीजें चलती थी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम कर रहा था। अकोमोडेटिंग में प्राइवेट तो वैसे भी नहीं आता, प्राइवेट तो बोलता है हमें से प्रॉफिट कमाना तो बताइएगा, बाकी हेल्प वगैरह अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई साहब, तो उसमें गवर्नमेंट ही आगे आता है, तो आप ही समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? ओके। Autonomous transactions take place on capital account. It can take place in the form of borrowing from the international institution and official foreign reserves of the country. It must be noted that there is no movement of goods and services across the borders. In this case, it takes place by the movement of official reserves of the country. यहाँ पे हम import export की बात नहीं कर रहे, कुछ import export नहीं हो रहा, सिर्फ जो आपके reserves हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज डेफिसिट इन द कंट्री, देन इट इज करेक्टेड बाय द बोरोइंग्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। बस हमने बोरो करा है पैसा, यहाँ पे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पे फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यूनिलैटरल नहीं है, बल्कि आप बोरोइंग एंड लेंडिंग कर रहे हो, तो एक तरीके से वो कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, तो ये रिजर्व्स ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे और कोई काम नहीं हो रहा है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके। नेक्स्ट, द मेन अकोमोडेटिंग आइटम्स आर एज फॉलोज, कि अकोमोडेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में 3 कैटेगरी मेरे पास आता है। पहला हमारे पास आता है बोरोइंग्स एंड लेंडिंग, ठीक है। सेकेंड आता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड है, एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। तो अगर मैं गवर्नमेंट बोरो कर रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे तो आईएमएफ ने हमारी मदद करी थी, बिकॉज आईएमएफ का काम ही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हेल्प करना, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बोरोइंग और लेंडिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो वो कैपिटल ट्रांसफर्स में आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें किस में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम्स में चलते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? सो द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स आर, जल्दी से देख लेते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका मेन मोटिव है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अकर ड्यू टू द इकोनॉमिक मोटिव्स आर डिटरमिन्ड बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो ऑटोनॉमस में आते हैं। अगर हम इसकी आइडेंटिटी की बात करें, these transactions do not help in maintaining BOP identity, are not affected by positive और negative BOP। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। देन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कैन अंडरटेक दीज ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मैं ऑलरेडी आपको लिख के भी बता चुकी हूँ। वहीं पे जो मेरे अकोमोडेटिंग आइटम्स रहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या रहता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस टू करेक्ट द BOP इम्बैलेंस एंड दीज आर नॉट अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे हम चीज़ों को, गैप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यहाँ पे these transactions help in maintaining balance of payment identity that is affected by positive और negative। क्योंकि यहाँ पे हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एडजस्ट करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस है कि डेफिसिट है कि क्या सिचुएशन है। देन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। करेंट एंड कैपिटल अकाउंट की बात करें तो दोनों में होता है भाई, बिकॉज ऑटोनॉमस आइटम्स है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो करंट हो चाहे कैपिटल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि जो मेरा अकोमोडेटिंग आइटम्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही होते हैं, जो यहाँ पे लिखा है।
हम इसको बिलो द लाइन बोलते हैं अकोमोडेटिंग को, बिकॉज इनका तो काम ही भाई चीज़ों को संभालना ग्राउंड लेवल से। एंड ऑटोनॉमस को बोलते हैं अबव द लाइन, बिकॉज इनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। मूवमेंट की अगर बात करें, यहाँ पे बिल्कुल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़िया चल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई फिजिकल गुड ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है, अगर इम्बैलेंसेस हुए, ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से ही इम्बैलेंस होता है, एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स की वजह से हम चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। लिखा है ना यहाँ पे, आर मेड टू करेक्ट। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है इस पे। डन, clear? So while preparing the balance of payment account, it must be ensured that the balance of payment balances. All credit should be equal to debit side. But when international transactions are not recorded accordingly, तो उसमें कुछ error omissions हम कर देते हैं। ठीक है, for example, there is an error in converting the price of one currency into another currency. Conversion of dollars into rupees. Now the error may arise due to compiling or collecting the data from different sources. Thus, there is a need to understand these errors and reasons for the errors and omission. मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 चीजें हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशन, तो उसी के बारे में बात करी गई है। नाउ एरर्स एंड ओमिशन की अगर हम बात करते हैं, द डबल एंट्री सिस्टम फॉलोड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंश्योर्स दैट डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट आइटम्स, बट समटाइम्स कई बार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, कन्वर्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं। तो थर्ड एलिमेंट मेरे पास आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। सो एरर एंड ओमिशंस रिफ्लेक्ट द इम्बैलेंसिंग जो रिजल्ट हो रहा है बिकॉज आपने चीज़ों को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, दैट इज कंपाइलेशन ऑफ डेटा आपका प्रॉपर नहीं हुआ है, उसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही है, तो उस केस में एरर्स एंड ओमिशन आ जाता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बारे में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट वी नेवर नो सीबीएसई कब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, सो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। And these error occur due to inaccurate or unreported data in the BOP। मतलब जो चीज़ें आपने रिकॉर्ड नहीं करी तभी तो आपसे छूट गई, आपने जो रिकॉर्ड करी है इनकम्प्लीट करी है, तभी वो डेटा सही से कंपाइल नहीं हो पा रहा। कैसे हो सकता है, जब आपने अनरिकॉर्ड कर दिया कैपिटल फ्लोस, यही तो करप्शन के बनते हैं ना, इधर उधर करप्शन कैसे पॉसिबल है, जब ये हमारे पास ये लूप होल्स होते हैं। ठीक है, रेमिटेंस ऑफ द वर्कर्स आपने सही से रिकॉर्ड नहीं करे, आपने गुड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया, तो गड़बड़ हो जाती है, फिर आप समझते रह जाते हो कि डेफिसिट क्यों हो रहा है, फिर आप कुछ भी बहाना लगा के उसको कवर करने की कोशिश करते हो। देयरफॉर दीज आइटम मस्ट बी रिकॉर्डेड केयरफुली टू रिड्यूस द एरर्स एंड ओमिशंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो इसलिए आपको ईमानदारी से रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन अब कितनी ईमानदारी होती है उसके बारे में हम सभी जानते हैं, राइट? और अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। बट एज आई कैन सी इन द यूनियन बजट ऑल्सो वी आर कंटिन्यूसली फोकसिंग कि कैसे बैलेंस ऑफ डेफिसिट को कम किया जाए, फिजिकल डेफिसिट को कम किया जाए। सो ये सारी चीज़ें माइंड में हैं जब भी हम पॉलिसीज़ को बना रहे हैं, सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा ये आज का पूरा सेशन, अगेन अ लॉन्ग सेशन बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बार में कवर करना था। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के क्या रीजंस होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मैं ये बोल सकती हूँ कि अब थ्योरी वाला जितना ही पोर्शन है कि जो मुझे पढ़ना है वो कंप्लीट हो गया है हमारा, अब बस प्रैक्टिस बची है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ताकि और हमें इस चैप्टर के बारे में चीज़ें पता चले और हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को जज करें या हम उसको एग्जामिन करें। लेकिन जो एक पढ़ाई वाला पोर्शन होता है ना कि यार ये पढ़ लिया है, ये पोर्शन हमारा, इसके साथ हम ये बोल सकते हैं कि हमारा सिलेबस डन हो गया है। तो बस अब आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह गिवन है उसको अच्छे से गो थ्रू करना है। आने वाले सेशंस में इस पर्टिकुलर चैप्टर की भी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल स्टूडेंट्स जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है।
लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, जहाँ हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।